हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। क्लास 10th 7 ऑफ मार्च को आपका सोशल साइंस का एग्जाम है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं हर सब्जेक्ट के। मैंने जो है वो पोल साइंस के लेक्चर पहले अपलोड कर चुका हूँ। इसमें आपके 40 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें से 30 जो है वो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है और 10 एमसीक्यू की फॉर्म में है। सेम फॉर्मेट आपका इकोनॉमिक्स का होगा। आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। वीडियो देखने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल फोकस होकर इस वीडियो को देखो। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द रूरल इकोनॉमी। आपको बताना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो रूरल इकोनॉमी में किस तरीके से अपनी जो पार्टिसिपेशन है वो शो करता है, किस तरीके से हेल्प करता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। जानते हैं क्या? देखो, गांव साइड में अगर आप जाएंगे तो लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत कम होते हैं कि वो बैंक से लोन ले पाए, ठीक है। उन्हें फिर मजबूरी में कहां जाना पड़ता है, मनी लेंडर्स वगैरह के पास, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिनका बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ये आइडिया बहुत अच्छा है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, जिसमें क्या करते हैं, कुछ लोग जो है वो 15 से 20 लोग जो इकट्ठा होते हैं और एक फंड बनाते हैं, और उस फंड में सभी लोग जो है अपना कुछ ना कुछ अमाउंट डालते हैं। इस तरीके से वो फंड जो है वो बड़ा हो जाता है, कुछ अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, और जिस भी पर्सन को, जिस भी मेंबर को जब जरूरत होती है पैसे की, कि उसे नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना है छोटा मोटा या कुछ भी, तो उसमें से उस पैसे को निकालकर फंड में से और उस पर्सन को दे दिया जाता है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, ठीक है। तो इजीली वो रीपे भी कर पाता है, ठीक है। तो वही सारी चीजें यहां पर लिखी होगी, वो देख लेना आप एक बार। आगे देखते हैं क्या है कि दे हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। मैंने बताया कि बैंक के पास लोन लेने जाएगा तो वहां पे कोलेटरल की डिमांड होगी कि भाई अपने गाड़ी के आपको जो पेपर्स वो जमा करने होंगे, जमीन की मतलब जो प्रॉपर्टी के पेपर वो भी जमा करने पड़ेंगे, तो उनसे छुटकारा मिल जाता है कोलेटरल से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर वेराइटी ऑफ पर्पसेस एंड एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो इसमें आपको किसी भी पर्पस के लिए चाहिए, आपको कहीं शादी वगैरह में खर्च करना है, ठीक है, वो उसके लिए भी मिल जाता है। आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई शॉप वगैरह खोलनी है, तो उन सब में हर चीज के लिए जो है वो लोन मिल जाता है इजीली, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए यहां से मिल सकता है, ठीक है। आगे क्या है, इट हेल्प्स वुमेन्स टू बिकम सेल्फ रिलायंट। द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन वेरियस सोशल इश्यूज, ठीक है। अब जो भी मेंबर है वो तो प्रॉपर बैठते हैं, वो देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इन फंड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किसको हेल्प है, किसको नहीं है, किसको देना है, किसको नहीं देना, प्रॉपर डिस्कशन हो पाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो रूरल इकोनॉमी में छोटा सा ही पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है और योगदान दे पाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। देखते हैं कि सस्ता और अफोर्डेबल जो लोन है वो किस तरीके से हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सबसे पहले, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट वुड लीड टू हायर इनकम। ऑब्वियस बात है, अगर हमें सस्ते में मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो हमारे लोन का और अफोर्डेबल हो कि हम रीपे कर पाए, इंटरेस्ट वगैरह भी बहुत अच्छे से चुका पाए, तो हम जो है सोच सकते हैं अगर कोई हमें नया बिजनेस खोलना है उसके लिए हम बहुत इजीली लोन मिल जाएगा। तो क्या दिक्कत है, हम अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, उससे प्रॉफिट कमाएंगे और क्या हो जाएगा, हमारी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला, मेनी पीपल कुड बोरो फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स। अब इसमें क्या है, जो लोग हैं वो बहुत सारी हर चीज का, अब डर तो मेन यही होता है ना लोगों को कि भाई हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दे देंगे, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वैसे ही मिल जाता है, तो हम लगभग हर चीज के लिए जो है वो लोन उठा लेंगे, ठीक है। आगे, इट इनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, डू बिजनेसेस एंड सेटअप स्मॉल इंडस्ट्रीज। ये मैंने बताया आपको कि अगर हाथ में पैसा आ जाए लोगों के तो फिर क्या है, वो छोटी मोटी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी एग्रीकल्चर को एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं, तो वो सारी चीजें होगी, ठीक है। इट इनेबल्स मोर इन्वेस्टमेंट विच विल लीड टू एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऊपर मैंने बताया वो उससे रिलेटेड है। आगे, अफोर्डेबल क्रेडिट वुड ऑल्सो एंड द साइकिल ऑफ डेब्ट ट्रैप। अब डेब्ट ट्रैप क्या होता है, क्या आपने सुना होगा कि कितनी बार जो फार्मर हैं वो अपने मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेते हैं और वो बैंक को वापस चुका नहीं पाते और उसी में वो फंसे रह जाते हैं, जिसके वजह से कभी कभी उन्हें सुसाइड तक भी करना पड़ता है। तो उन सबसे क्या है, उन्हें छुटकारा मिल जाएगा,
क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। आपको डिफरेंसेस बताने हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल। These sources of credit are registered by the government and have to follow its rule and regulation. बेसिकली क्या है कि जितने भी फॉर्मल सोर्सेज होते हैं, ये फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन जहां से भी मिलते हैं, क्रेडिट मिलता है, वो प्रॉपर गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। और वो जो भी गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन बनाती है उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं। और इनको सुपरवाइज कौन करता है? आरबीआई, इनके पूरे फंक्शनिंग को, ठीक है। आगे दे जनरली चार्ज लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे बैंक वगैरह है, ये लैंडलॉर्ड वगैरह जो गांव में रहते हैं उनसे तो कम ही चार्ज करते हैं, ठीक है। देयर मेन मोटिव इज सोशल वेलफेयर, ठीक है। बैंकों का काम क्या है? सोशल वेलफेयर में, ठीक है। और इसमें इनफॉर्मल सोर्सेज में कौन आते हैं? बैंक एंड कोऑपरेटिव आते हैं, ठीक है, कि लोगों को बेनिफिट ज्यादा हो, ठीक है, इजिली लोन मिल जाए, ठीक है, और अपना आगे आने वाले जो भी बिजनेसेस वगैरह है उसको बढ़ा पाए, ठीक है। अब आते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज। दिस इंक्लूड those small and scattered unit which are largely outside of the control of the government। ऐसे मतलब सोर्सेज जिसपे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, कोई मॉनिटरिंग नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज इट्स क्रेडिट एक्टिविटीज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी होती है। जैसे फॉर्मल में आपकी आरबीआई है जो सुपरवाइज करती है, इनफॉर्मल के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। They charge much higher rate of interest. Their main work is profit making. इसका क्या है? वेलफेयर। इसका क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। मनी लेंडर हो गया आपका, ट्रेडर्स एम्प्लॉइज हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ये सारे आपके क्या आ जाएंगे? इनफॉर्मल सोर्सेज में। क्लियर ये चीजें? आगे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है आपका कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, एनालाइज द स्टेटमेंट विद 3 एग्जांपल्स। आपको बताने हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज जो है कैसे एक दूसरे के साथ चलते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के ऊपर रिलाय होते हैं। तो द एग्रो इंडस्ट्रीज हैव इनहेंस एग्रीकल्चर बाय राइजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। जो एग्रो इंडस्ट्रीज है उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए चीजें बनाकर क्या कर दिया? अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया, आपके पाइप वगैरह हो गए, हेड पंप हो गया, मोटर वगैरह हो गई, ये सारी चीजें हो गई। तो इन सबको बना के जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो बहुत ग्रो की है। आगे दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर रॉ मटेरियल एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स लाइक इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स टू द एग्रीकल्चर मशीनरी एंड टूल्स टू द फार्मर। उससे क्या करते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं। मतलब इंडस्ट्रीज तो हैं बट वो सामान किसके लिए बना रही हैं? वो फार्मर्स वगैरह के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, और उसी से क्या कर रही है? अपना प्रॉफिट अर्न कर रही है। नेक्स्ट क्या है? डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज नॉट ओनली असिस्टेड एग्रीकल्चरलिस्ट इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन बट ऑल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस इफिशियंट। अब क्या हुआ है कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो क्या कर रही है? उनकी डेवलपमेंट और उनके कंपटीशन की वजह से क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है किसको? हमारे फार्मर्स को, ठीक है। नए इन्वेंशन वगैरह हो रहे हैं, और जब कंपटीशन है तो प्राइसेस अपने आप लो हो जाएंगे, जिसकी वजह से किसको प्रॉफिट हो रहा है? हमारे किसानों को, ठीक है। और हमारा प्रोडक्शन भी डे बाय डे जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेंशन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बीएमआई, ठीक है। बीएमआई देखते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स is a method of measuring through which individuals are classified into the following category, जैसे obese, overweight, normal weight, और उसके बाद क्या होता है आपका? अंडरवेट। बेसिकली स्केल होता है इसका जो 18.5 से 24.9 के बीच में चलता है। अगर इससे कम आता है बीएमआई, कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला क्या उसका मैं बताऊंगा। अगर इससे कम आता है तो वो अंडरवेट होता है, इससे ज्यादा आता है तो वो ओवरवेट होता है, और इसके बीच में रहता है तो वो नॉर्मल होता है, और 30 से अगर ज्यादा आता है तो फिर वो ओबेज में चला जाता है, मतलब चर्बी, मतलब बहुत ज्यादा मोटापा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका कैलकुलेट करने का? फॉर्मूला यहां देख लेते हैं। इसका होता है वेट इन किलोग्राम, वेट इन किलोग्राम अपॉन में हाइट इन, हाइट किस में? मीटर में, और इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर।
तो वेट हो गया आपका किलोग्राम में, हाइट हो गया मीटर में, और इन दोनों का मतलब हाइट मीटर में और उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, BMI। क्लियर है चीज? ठीक है, आगे चलते हैं अब इस पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डू बैंक और लेंडर डिमांड कोलेटरल अगेंस्ट लोन? जो बैंक है या फिर लेंडर है वो क्यों डिमांड करते हैं कोलेटरल की? मान के चलो मैं बैंक में लोन लेने गया और बैंक ने मुझे कुछ मान के चलो 5 लाख का लोन दिया। बैंक को क्या श्योरिटी है कि मैं, बैंक को कैसे श्योरिटी मिलेगी कि मैं जो है पैसा उसका रीपे कर दूंगा या वापस कर दूंगा? तो इसके लिए बैंक अपने उनका नुकसान ना हो, कभी मैं चुका नहीं पाया तो उसके लिए क्या कर देते हो, मेरी प्रॉपर्टी के कागज या फिर कोई मेरा व्हीकल वगैरह हो गया, उन सब के मतलब कागज जो है वो सब अपने पास जमा कर लेते हैं कि इन केस में फेल हो गया लोन पे करने से तो फिर क्या होगी, वो बैंक जो है उन चीजों को सेल करके अपना जो है वो कंपनसेट कर लेगी। तो इसलिए कोलेटरल की डिमांड करते हैं। ठीक है, बेसिकली गारंटी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपका, कंपेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जो ओनरशिप होती है, ओनरशिप ऑफ असिस्ट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, वो किसके, प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कंपनी के हाथ में होती है। जो भी सर्विसेज क्या कितना जनरेट करना है, किसको कहाँ भेजना है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो सारे के सारे फैसले कौन लेता है, एक इंडिविजुअल लेता है या फिर कंपनी। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, जो भी इस टाइप के फैसले होते हैं वो कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, आगे इनका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना है, इनका मेन मोटिव क्या है आपका, पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, द डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर टेकन बाय मैनेजर और ऑनर्स ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली बात है, मैनेजर और ऑनर लेंगे। ठीक है, यहां पर सेम काम कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। ठीक है, आगे ड्यू टू द मोटिव ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट इट डज नॉट इन्वेस्ट फंड टू कंस्ट्रक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पब्लिक यूटिलिटी। क्योंकि इन्हें प्रॉफिट अर्न करना होता है तो जो भी इनकी अर्निंग होती है उसमें से कुछ भी ये खर्च नहीं करते पब्लिक यूटिलिटी जैसे हाईवेज वगैरह बनाने में। ठीक है, बट गवर्नमेंट का मोटिव क्या आपका, पब्लिक वेलफेयर, तो उसके लिए क्या करती है, बहुत पैसा इन्वेस्ट करती है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, जैसे कि आपका रोड बनाना, ब्रिजेस वगैरह बनाना, ये सारी चीजें कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे टाटा हो गई आपकी, टाटा स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होगी, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, और इसका एग्जांपल क्या आपका, रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन वगैरह हो गया, ये सारी चीजें आपके पब्लिक सेक्टर में आएगी। तो डिफरेंस क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस है वो आपका ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज। टर्म ऑर्गेनाइज में देखते हैं, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड पीपल हैव असोर्ड वर्क। यहाँ पे क्या होता है, आपको जॉब की सिक्योरिटी होती है। ठीक है, रेगुलर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता रहेगा, आपको कोई हटाएगा नहीं। इसमें नहीं है ऐसी कोई गारंटी, जॉब की कोई गारंटी नहीं, कभी भी आपको रिमूव किया जा सकता है। आगे दे हैव रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट। ये रजिस्टर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज जो होती हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर, वो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होती है। यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट में। आगे दे हैव टू फॉलो सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइज सेक्टर हमेशा गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल एंड रेगुलेशन को प्रॉपर फॉलो करते हैं। जैसे फैक्ट्री एक्ट आया था मेरे ख्याल से 1948 के आसपास आया था, उसको ये एग्जाम्पल है। बट यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन को नहीं फॉलो किया जाता या बहुत लाइटली फॉलो किया जाता है। आगे यहाँ पे जितने भी प्रोसीजर होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से होते हैं, हर चीज़ का रिकॉर्ड वगैरह रखा जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे देयर इज द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे फिक्स वर्किंग आवर होता है आपका, छुट्टियां फिक्स होती हैं आपकी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कभी भी निकाला जा सकता है। अगला अ पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस, और दूसरा क्या है, अ पर्सन वर्किंग ऑन टी स्टॉल। अगर कोई पर्सन टी स्टॉल पे कर रहा है, पता नहीं उसका टी का स्टॉल कब बंद हो जाए, क्या चीज हो जाए। ठीक है, बट यहाँ पर सारी चीजें स्मूथली चलती रहती है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या है। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है और रॉ मटेरियल वहां से बहुत ज्यादा निकलता है, जैसे फार्मिंग वगैरह करना या फिर पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह करना, ये सारी फिशरी वगैरह, ये सारे किस में आ जाएंगी, प्राइमरी हो गए आपके। ठीक है, तो इट कवर द एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ गुड डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी आपका बेसिकली इंडस्ट्रीज वगैरह होगी सारी की सारी, जो क्या करती है, रॉ मटेरियल लेती है प्राइमरी सेक्टर से और उसको जो फाइनल गुड्स में चेंज करती है, कन्वर्ट करती है। ठीक है,
तो इट कवर्स दोज एक्टिविटी which natural product are changed into other form through manufacturing. This is the next step after primary activity. ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में बता ही दिया मैंने आपको कि रॉ मटेरियल उठाया प्राइमरी सेक्टर से, उसको फाइनल गुड्स में चेंज कर दिया, कुछ अलग बनाया उससे। ठीक है, जैसे कि कॉटन वगैरह हो गया, वो कहाँ आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। बट कॉटन से फिर धागा वगैरह बना के और उसके बाद फिर उससे शर्ट वगैरह चीजें बनाना, वो किस में आएगा, आपका सेकेंडरी में आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड सेमी रूरल एरिया। आपको बताने हैं कि रूरल और सेमी रूरल एरिया में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे फार्मर्स हैं, उनको डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा, उनको हॉर्टिकल्चर करना पड़ेगा जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल हो गया, उसके बाद एनिमल रियरिंग हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, पीसी कल्चर यानी फिशरीज वगैरह मतलब मछली पालन हो गया। ठीक है, इन सारी चीजों पे भी आना पड़ेगा। ठीक है, आगे गवर्नमेंट शुड टेक नेसेसरी स्टेप टू प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर एट चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर्म्स फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। गवर्नमेंट को भी इनिशिएट लेना पड़ेगा, कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे जिससे फार्मर्स को वो फंड प्रोवाइड कर सके ताकि वो अपनी चीजों को आगे बढ़ा सके। आगे क्रिएशन ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जैसे कि रोड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मार्केट हो गया, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम हो गया, जिसकी वजह से उन्हें और मतलब आगे बढ़ाने में और ज्यादा हेल्प मिले। ठीक है, आगे establishment and promotion of cottage and small industries will also increase in employment opportunities in रूरल एरिया। अगर वहां पे हम कोई कॉटेज मतलब कॉटेज इंडस्ट्री या फिर कोई स्मॉल से इंडस्ट्री मतलब छोटी मोटी फैक्ट्री वगैरह भी खोलना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे वर्कर्स आके काम करेंगे और वहां पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। आगे मेकिंग प्रोविजंस फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरिया कैन ऑल्सो रिजल्ट इन द इन एम्प्लॉयमेंट। वहां पे अगर एजुकेशन फैसिलिटीज वगैरह खुलेंगी, ठीक है, हेल्थ की सर्विसेज बहुत सारी दी गई, तो डायरेक्टली भी बहुत सारी जॉब जो है वो वहां पे क्रिएट होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको बताना है कि ट्रांसपोर्ट में रेलवे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट यानी गुड्स एंड पैसेंजर इन इंडिया एज दे लिंक डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो ट्रेन है हमारी वो पैसेंजर को ले जाने के लिए या फिर गुड्स वगैरह को ले जाने के लिए अक्रॉस द कंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे दे कैरी ह्यूज लोड्स एंड बल्की गुड्स टू द लॉन्ग डिस्टेंस। अब जैसे अगर हम इंटरकॉन्टिनेंटल की बात करें तो वहां पे बड़े बड़े जो शिप होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, बट अगर हम लैंड पे बात करें, जमीन पे बात करें, तो वहां पे ट्रेन का रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े सामान को मतलब लार्ज अमाउंट में सामान को वो लॉन्ग डिस्टेंस पे वो अच्छे से कवर कर पाता है। आगे रेलवेज मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीपल एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, टूरिज्म, पिलग्रिमेज along with goods transportation over longer distance। अगर longer distance पे जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो मुंबई वगैरह में होता है लोकल ट्रेन में बैठकर और अपने जॉब वगैरह पे जाते हैं तो वहां पर हेल्प मिलती है। ठीक है, टूरिज्म के लिए हेल्प करती है, अगर तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं उन सब में भी ट्रेन जो है हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आगे रेलवेज हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर द नेशन फॉर मोर देन 150 ईयर नाउ। रेलवे 150 सालों से हमारी कंट्री को क्या कर रही है, आगे बढ़ाने में या कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है। दे हैव बीन हेल्पफुल इन बाइंडिंग द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो प्रमोट कल्चरल फ्यूजन। क्योंकि लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं, यहाँ से वहां जा रहे हैं, कोई यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, कोई यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, तो सारी चीजें क्या हो रही है, मिक्स हो रही है, यानी हमारे कल्चर को यहाँ वहां पहुंचाने में भी हेल्प कर रही है। दे हैव बीन एक्सेलरेटेड द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब जैसे एग्रीकल्चर गुड्स हो गए, कोई बहुत बड़ा मतलब फार्मिंग वगैरह होती है तो उन जो फार्मिंग प्रोडक्ट्स है उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना फास्ट तरीके से, ठीक है, तो उन सब में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो इन सब में ट्रेन जो है हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे क्या है क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन इन इंडिया। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर आपको पता है बैंकिंग हो गया आपका, जो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट में रजिस्टर जो कोऑपरेटिव्स होते हैं वो सारी होगी, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट रेफर टू द लोन्स टेकन फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी मॉनिटर्ड बाय द आरबीआई और सम गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, ये सारे किस में आते हैं, फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स में आते हैं। अब फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन जो होते हैं उसमें फिक्स चार्जेस होते हैं, यानी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आपसे बहुत ज्यादा नहीं लिया जा सकता। फिक्स रीपेमेंट होता है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम होता है, मतलब एक फिक्स आपको टाइम दिया जाता है, आपको प्रॉपर बताया जाता है कि इतना इतना अमाउंट होगा, वो आपको हर महीने पे करना होगा, ये सारी चीजें होगी। और वहां पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी होता है कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि जो लेंडर है उसको भी पता रहेगा सारी चीजें और जो बोरोवर है उसको भी पता रहेगा सारी चीजें। तो इस तरीके से जो फॉर्मल सेक्टर है वो फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन जो है वो हेल्प करता है हमारे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि हाउ आर इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द नेशनल इकोनॉमी। देखते हैं भाई कैसे इंडस्ट्री जो है हमारी नेशनल इकोनॉमी में हेल्प करता है। तो इंडस्ट्रीज हेल्प इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री सच एज डैम्स, रेलवेज, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इंडस्ट्रीज वगैरह जो है हमारी हेल्प करती है किसमें, डैम्स, रेलवेज वगैरह के कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी उतना ज्यादा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना होगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द अदर सेक्टर, जैसे अगर डैम बनता है तो मल्टीपर्पज डैम बनता है, उसमें फार्मिंग में भी हेल्प होती है, और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वो सारी चीजें अलग होती है, ठीक है। आगे इंडस्ट्रीज हेल्प इन इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर सेक्टर विद इन मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज ट्रैक्टर हो गया, आपका थ्रेसर वगैरह हो गया। तो इंडस्ट्री इस तरीके से हेल्प करती है किसको, प्राइमरी सेक्टर को, कि उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बनाती हैं जो उनके टाइम को बचाते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी वगैरह को इंक्रीज करते हैं। तो उसमें आ जाएगा जिसमें फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हो गए। आगे देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज पेव द वे फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ and as a result the economic is able to undertake large scale production of the good। अब जो इंडस्ट्री है वो क्या करती है, नई नई चीजों पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, नई नई चीजों को इन्वेंट करती है, और वो क्या करती है, वो टर्सरी सेक्टर में भी और प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और कंट्री की जीडीपी या कंट्री की जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प अ कंट्री टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन दी प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड। अब इंडस्ट्री, जैसे पहले क्या होते थे, जो भी इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट होते थे बहुत ज्यादा रशिया वगैरह से लिए जाते थे। फिर मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ, जिसमें हमारी कंट्री की जो कंपनियां, स्टार्टअप्स वगैरह हो गए बहुत सारे, वो आगे आई और बहुत सारे जो इक्विपमेंट वगैरह है, डिफेंस के इक्विपमेंट है, वो हमारी कंट्री की कंपनियां ही बनाने लगी थी, ठीक है। तो उसमें हम सेल्फ रिलायंट हो गए। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्री है वो हमारे कंट्री की इकोनॉमी में हेल्प करती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ ऑन वर्कर्स। हमें ये बताना है कि जब लेबर लॉ में हमने फ्लेक्सिबिलिटी लाया, यानी उसकी स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी कम करी, तो हमारे वर्कर्स पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ा। देखिए, ये कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद की चीज रही। कैसे कि कंपनियां जो थी वो जब लेबर लॉ में उनकी स्ट्रिक्टनेस थी ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, पार्ट टाइम जो वर्कर्स थे उनको हायर करने स्टार्ट किया और अपना काम करवाते थे। कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं थी, अगर आप काम नहीं करते या कुछ भी हो प्रॉब्लम तो आपको फायर कर देंगे, ठीक है। और बहुत ज्यादा ओवर टाइम होता, मतलब काम आपसे ज्यादा कराते थे, उसके मुकाबले पैसा आपसे बहुत कम मिलता था, जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं थी। तो ये सारी प्रॉब्लम जो थी वो हमारे वर्कर्स को फेस करनी पड़ी थी, ठीक है। तो वही सारी चीजें जो यहां पर मेंशन की हुई है, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डू पीपल प्रेफर टू वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। हमें यह बताना है कि लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम क्यों करना चाहते हैं। तो क्या है पहला कि द ऑर्गेनाइज सेक्टर गारंटीड इट्स एम्प्लॉयज जॉब सिक्योरिटी विच इज अब्सेंट इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी पढ़ा था हमने, ठीक है, कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें सारी चीजें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चलती है, बहुत मैनेज तरीके से चलती है, ठीक है। जॉब की पूरी सिक्योरिटी होती है, अदर सर्विसेज वगैरह भी मिलती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। आगे द ऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेस दोज एंटरप्राइजेस व्हिच आर ऑथराइज्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड thus required to comply with the rules and regulation provided in the various law including the minimum wages act हो गया, आपका फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, द ग्रेचुअलिटी पेमेंट एक्ट हो गया। बेसिकली ये है कि जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी कंपनियां आती हैं
उनको हर चीज फिक्स करनी पड़ेगी, उनको सैलरी फिक्स करनी पड़ेगी, उनको वर्किंग आवर फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, जॉब की गारंटी देनी पड़ेगी, उसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो प्रोवाइड किया जाता है, और बहुत सारे रूल रेगुलेशन जो है उन्हें मानने पड़ते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हुए बहुत सारे, ठीक है। आगे, द वर्कर इन दिस एंटरप्राइजेस एंजॉय सेफ वर्किंग कंडीशन, फिक्स्ड वर्किंग आवर एंड पेड लीव्स। क्लियर चीजें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। आपको बताना है इनफॉर्मल जो सेक्टर ऑफ क्रेडिट है उसमें एग्जांपल क्या है, तो मनी लेंडर हो, अपने दोस्त यार से वगैरह से लेना, रिलेटिव्स वगैरह से लेना, तो ये आपके क्या आ जाएंगे इनफॉर्मल सोर्सेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज टच द लिव्स ऑफ लार्जर सोसाइटी। आपको बताना है कि ग्लोबलाइजेशन का हर एक सोसाइटी के पर्सन तक किस तरीके से मतलब रीच हुई है, या किस तरीके से उन्होंने ग्लोबलाइजेशन ने इंपैक्ट किया है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन हैज had a significant impact on the lives of individual and communities worldwide, ठीक है। The increased connectivity and interdependence among countries have created new opportunities for the economic growth, technological advancement and cultural exchange। अब ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रियां, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो कम होना, इसका मतलब हमारे रीच जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में होना, मतलब हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पर ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, घूमने फिरने, टूरिज्म वगैरह, ये सारी चीजें हो गई। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो पाया। उसके बाद टेक्नोलॉजी शेयर की जाती है, जैसे कि रशिया हमारी कितनी बार जो है स्पेस की जो फील्ड है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है, डिफेंस की फील्ड में हेल्प करता है। उसके बाद कल्चर अगर एक्सचेंज की बात करें तो आपने देखा होगा बहुत सारी जो ऐसी लड़कियां होती हैं जो ऊपर कुर्ता पहनती हैं, नीचे जींस पहनती हैं, तो कुर्ता क्या हो गया आपका इंडियन कल्चर हो गया, और जींस क्या हो गया आपका वेस्टर्न कल्चर हो गया। तो इस तरीके से चीजें मिक्स हो रही है। और खाने पीने वगैरह में भी देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाहर की चीजें हम यहाँ पे खाते हैं, और यहाँ की चीजें जो है वो फॉरेन में जो है वो खाई जाती है। तो इस तरीके से जो है इंपैक्ट किया हमारे सोसाइटी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि हाउ डज बैंक वर्क एज अ की कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। आपको बताना है बैंक की बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से वो काम करता है। तो बैंक केप्ट द मनी ऑफ द पीपल इन इट्स सेफ कस्टडी। पहला काम क्या है कि हमारे पास अगर सरप्लस अमाउंट आता है कभी भी, तो हम क्या करते हैं, घर में ना रखकर चुपचाप बैंक में ले जाकर जमा कर देते हैं, क्योंकि हमें बिलीव है कि वहां पर क्या है वो सेफ है। अगला, बैंक गिव इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट मनी टू द पीपल। अब होता है क्या है कि जो हमने पैसा जमा किया है उसके ऊपर बैंक भी इंटरेस्ट देती है, ठीक है, तो वो अमाउंट भी थोड़ी सी बढ़ता है। आगे, बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु आर इन द नीड ऑफ मनी। दूसरे क्या है कि बैंक मीडिएट करता है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो वो आके जमा कर दो, और आपके पास कम पैसा मतलब आपको पैसा चाहिए तो आके हमसे ले जाओ, तो उस चीज में क्या करता है वो मीडिएट करता है। आगे, बैंक प्रोवाइड द लोन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट लो इंटरेस्ट। बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट देने का काम है उसका मेनली, ठीक है, इसी से प्रॉफिट अर्न करता है। तो बहुत सारे लोगों को वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो लोन प्रोवाइड करता है, और बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आगे, बैंक प्रमोट एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग लोन्स। बैंक जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपका प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करके। लोन प्रोवाइड करेंगे, नई नई मशीनरी आएगी, नई नई जो है वो फैक्ट्रीज वगैरह खुलेगी, कंपनियां खुलेगी, और वो ग्रोथ करेगी, ठीक है। They also provide fund to different organization। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी को लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है, तो वही सारी चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि व्हाट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर जीडीपी, हाउ इज इट मेजर्ड। अब जीडीपी क्या होती है, मान के चलो इंडिया की टेरिटरी हो गई, इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में, यानी हम एक फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में हमारी कंट्री में कितने गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं और उनकी वैल्यू क्या है, उसी की वैल्यू को हम फाइनली कैलकुलेट करते हैं, और वो क्या होती है हमारी जीडीपी। वही बताया गया है कि द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनलाइज्ड गुड एंड सर्विसेज मेड विद इन अ कंट्री फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जीडीपी इज यूज्ड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द इकोनॉमी एंड द ग्रोथ रेट। जितना ज्यादा जीडीपी का फिगर आएगा, ठीक है, उतनी ज्यादा इकोनॉमी जो है वो हाई मानी जाती है, ठीक है।
द जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड इन 3 डिफरेंट वे सच एज आपका पहला एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन और इनकम्स के बेस पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पर होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाउ डज द यूज ऑफ मनी मेक इट इजियर टू एक्सचेंज थिंग्स। आपको बताना है कि किस तरीके से जो हमारा मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, ठीक है। तो पहला, इट इज द फॉर्म ऑफ ऑथोराइज्ड पेपर करेंसी, जिसको कौन ऑथोराइज करता है, आपका आरबीआई, ठीक है। आगे, इट गिव द गारंटी ऑफ द मेंशन प्राइस ऑन टू द ओनर, मतलब 500 का नोट है तो उसकी वैल्यू क्या हो रहेगी, 500 ही रहेगी, मतलब वो गारंटीड होगा, ठीक है, क्योंकि ऑथराइज्ड रही। आगे, इट हैज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, ये हर जगह एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आगे, इट्स प्राइजेस रिमेन कांस्टेंट कंपेयर टू द अदर कम्युनिटी, प्राइजेस का हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इट कैन स्टोर्ड इजिली, और इसके लिए बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए होता है, मतलब इजिली हैंडल हो जाता है, बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए इसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड द लाइफ ऑफ इंडियंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आपको बताना है यहां पर कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंडियंस को किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला होता है आपका क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स। इसमें क्या होता है, बहुत सारी एमएनसीज होती है जो इंडिया में अपनी जो है मतलब जो भी कंपनी का जो ऑफिस वगैरह वो ओपन करती है और बहुत सारे जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होता है, तो ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड न्यू जॉब्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू एन एक्सटेंट। आगे, अ होस्ट ऑफ अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, डाटा एंट्री एंड इंजीनियरिंग इज नाउ बीइंग डन एट अ लेसर कॉस्ट इन इंडिया। मतलब ये वाले जो सेक्टर है आपका, अकाउंटिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क हो गया, डाटा एंट्री, ये इंडिया में बहुत कम रेट में होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लेबर्स वगैरह हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स वगैरह हैं, वो बहुत कम सैलरी पे ही जो है वो काम कर लेते हैं, ठीक है। तो वो बहुत कम पे ही होता है, मतलब कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। आगे, क्रिएशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन कंपनीज मेनली प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर आईटी कंपनीज। तो इस तरीके से जो है ग्लोबलाइजेशन हम इंडियंस को क्या करती है, अफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि हाउ आर कंज्यूमर्स एंजॉयिंग राइट टू बी इन्फॉर्म इन देयर डेली लाइफ, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आपको पता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है कि वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है उस पर लिख के दे। मतलब क्या कि उसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से यूज होते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, वो सारी चीजें उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। द डिटेल गिवन ऑन द पैकेट हेल्प द कंज्यूमर इन मेनी वेज, ठीक है। हम सेलेक्ट कर पाएंगे ना उसमें कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके से ये हेल्प करता है। आगे, सम ऑफ देम आर, जैसे कि इफ अ कंज्यूमर्स बाय अ प्रोडक्ट एंड फाइंड्स इट डिफेक्टिव विद इन द एक्सपायरी पीरियड ही कैन आस्क फॉर द इट्स रिप्लेसमेंट। अगर कुछ प्रोडक्ट खरीदा और उसमें कुछ मतलब डिफेक्ट हो गया तो रिप्लेसमेंट करने की मतलब रिप्लेस करवा सकता है। आगे, इट समवन सेल द गुड्स एंड मोर देन द प्रिंटेड प्राइसेस ऑन द, मतलब एक पर्सन है जो प्रिंटेड प्राइस मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग जो करती है कंपनी, उसने अपना प्रोडक्ट शॉप पे तो दे दिया कि भाई इसको बेच देना आप, लेकिन वो जो दुकानदार है, वो जो शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है, वो प्रिंटेड प्राइस से ज्यादा में बेच रहा है। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें होगी। उसके बाद जैसे मेडिसिन वगैरह हो गई, इन पे प्रॉपर आपका डायरेक्शन लिखा होना चाहिए। जैसे कि लिखा होता है कि भाई इसको सूरज की रोशनी से बचा के रखना है, बहुत ज्यादा गर्म प्लेसेस पे नहीं रखने हैं, डोज कितनी लेनी है, कितनी नहीं लेनी है, इसकी पावर क्या है, वो सारी चीजें जो है उस पर लिखी होती है, जिससे वो हमारी हेल्प करती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन एनी 3 लोन एक्टिविटी ऑफ द बैंक इन इंडिया। देखते हैं क्या है। बैंक प्रोवाइड लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, बैंक ही है जो बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए हमें लोन प्रोवाइड कर देती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपका होम लोन होता है, आपका कार लोन होता है, ठीक है, एजुकेशन लोन होता है, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। बैंक इंटरमीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस अमाउंट फंड एंड दोज हु आर द नीड फॉर दिस। वही मैंने बताया, जिसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट है वो जाके बैंक में जमा कर दे, और जिसको चाहिए लोन वो आके बैंक से ले जाए। आगे, बैंक ऑफर वेरी लेस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट देन व्हाट दे डिमांड ऑन द लोन्स। बैंक जो है वो कुछ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है, किसको, जिस पर्सन ने अपना पैसा जो है बैंक में डिपॉजिट किया है।
पर उससे ज्यादा वो इंटरेस्ट उनसे ले लेती है जो वो जिसको वो लोन देती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो प्रॉफिट भी कमा लेती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है, बेसिकली जो दो या दो से ज्यादा कंट्री में जो है वो अपनी मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जो भी सर्विसेज है वो उसको क्या कर रही है, रन कर रही है। मतलब एक कंट्री तक सीमित ना हो, बहुत सारी कंट्रियों में क्या कर रखी है, अपना जो प्रोडक्शन वगैरह है वो रन कर रही हो, ठीक है। आगे कि एमएनसीज जो है वो अपने ऑफिसेस उन जगहों पे खोलती है जहां पे मार्केट बहुत पास में हो या इजीली अवेलेबल हो। आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वहां का वो बहुत अच्छा हो, जो लेबर वगैरह है, स्किल्ड जो लोग हैं, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो इजीली अवेलेबल हो जाए लेस प्राइसेस में। तो वहां पर एमएनसी जो है अपने प्रोडक्शन यूनिट को स्टेब्लिश करती है, ठीक है। आगे चलते हैं, वाई इज चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। ये तो रिपीट हो गया, आप इसको देख लेना, मैंने पहले करा रखा है ये क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द रोल ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज इन द इंडियन इकोनॉमी। ओके, हमको बताना है कि केमिकल इंडस्ट्री जो है वो किस तरीके से हमारे इंडियन इकोनॉमी में रोल प्ले करती है। तो इट इज अ फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्रीज इन द इंडिया। इसमें मेडिसिन वगैरह आती है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द टोटल जीडीपी। जीडीपी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 3% का। आगे इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया, मतलब अगर हम केमिकल इंडस्ट्री को देखें तो ये एशिया में थर्ड स्पॉट पे आती है, और वर्ल्ड पे देखें तो ये 12th नंबर पे आती है केमिकल इंडस्ट्री जो है, ठीक है। आगे इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इसमें छोटी छोटी कंपनियां भी होती है, बहुत बड़े बड़े मतलब कंपनियां भी है, ठीक है। जैसे इंडिया में आपका हो गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने वैक्सीन वगैरह बनाई थी कोविड में, ठीक है। तो इस टाइप से चीजें होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन कि बैंक आर एन इफिशिएंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज सपोर्ट द स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमें पता है कि जो बैंक है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर जिसके पास सरप्लस अमाउंट है वो बैंक में जाके डिपॉजिट कर देता है, और जिसको लोन चाहिए होता है, जिसके पास कमी है पैसों की, वो जाके बैंक से लोन ले सकता है। तो उस तरीके से काम करती है। उसमें भी आता है आपका डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब जो हम पैसा जाके बैंक में अपना जमा करते हैं, वो मेन फीचर है इसका बैंक का। आगे द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट इज पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश। अगर आपको चेक वगैरह के थ्रू पेमेंट वगैरह करनी है तो उसका सिस्टम भी होता है। कैश आपको ले जाने की जरूरत नहीं, आपको अब चेक पे तो आप कितना भी अमाउंट ले सकते हैं, लेकिन अब कैश लेके जाना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस तरीके से हेल्प करती है। आगे डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड वाइडली एज द मीडियम ऑफ पेमेंट, ठीक है। चेक वगैरह के थ्रू बहुत इजीली हो जाती है चीजें। अब आपके यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब स्टार्ट होते हैं आपके कौन से एमसीक्यूज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि ए इज अ वर्कर इन एन गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ जयपुर। He get facilities like health insurance, provident fund, medical leave, etc. In which one of the following sector is A working? A नाम का एक पर्सन है जो कि एक गारमेंट इंडस्ट्री में काम करता है, उसको फिक्स वर्किंग आवर वगैरह हैं और जॉब की सिक्योरिटी है और बाकी सारी चीजें जो फैसिलिटीज वगैरह वो सारी चीजें उससे मिल रही है। तो ये कहाँ होता है आपका, ये तो मैंने बहुत बार बता चुका, कहाँ होता है आपका ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्लियर है चीजें, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, ठीक है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका मैन्युफैक्चरिंग तो होगा, फिशिंग से भी होगा, माइनिंग से भी होगा, बट हाउसकीपिंग से नहीं होगा। तो ये आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नरेगा। NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एक्ट नहीं। आगे नेशनल रूरल एजुकेशन नहीं। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बिल्कुल। इसका आंसर क्या है, सी है, ये भी गलत है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका कि इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय। कौन लेता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में डिसीजन लेता है, बैंक का कोई रोल ही नहीं होता, कोऑपरेटिव होती ही नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं जी, एनजीओ का कोई रोल नहीं है, इसमें उसके मेंबर ही सारे डिसीजन लेते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका द मेन चैनल दैट कनेक्टेड द कंट्री इन पास्ट वाज लेबर ना रिलीजन ना टेक्नोलॉजी। इसका आंसर होगा आपका ट्रेड। तो ये तीनों क्या आपके गलत है। मतलब अगर कनेक्टिविटी बढ़ती थी वो ट्रेड से बढ़ती थी, कंट्रियां आपस में ट्रेड करती थी तो उनकी जो थी वो रिलेशन जो थे वो बहुत ज्यादा ठीक होते गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है आपका कि इन इंडिया डैश इशूज करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज कोलैटरल? कोलैटरल क्या होता है? एन एसेट दैट इज प्लेस्ड एज सिक्योरिटी फॉर ए लोन। करेक्ट, यही आंसर है आपका। ठीक है, कि हम सिक्योरिटी रखते हैं, मतलब जब हम लोन लेने जा रहे हैं तो हम अपना कुछ सामान जो है, कुछ प्रॉपर्टी के कागज वगैरह जो है वो गिरवी रखते हैं ताकि बैंक जो है वो हमें इजिली लोन दे सके, इसको सिक्योरिटी के रूप में रखे। ठीक है, बाकी तो खैर गलती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट? तो कैश क्रेडिट इज अ शॉर्ट टर्म लोन, नहीं, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन होगा। बेसिकली ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जब आप बैंक में अपने जमा किए हुए अमाउंट से ज्यादा कोई खर्चा कर दे या फिर ज्यादा यूज कर ले तो उसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो ये आपका डी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एज पर द 2011 सेंसस विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? कौन होगा? ऑब्वियसली बात है केरला, इसमें नो डाउट। ये क्या होगा इसका आंसर? केरला। आगे, इफ द बॉडी मास इंडेक्स इज डैश देन द अडल्ट पर्सन वुड बी कंसिडर्ड टू ओवरवेट। ओके, तो ओवरवेट में होगा आपका मोर देन 30। मैंने आपको बताया था ये कि 18.5 से 24.9 के बीच में क्या होता है, ये फिट होता है। अगर इससे कम हुआ तो अंडरवेट, इससे ज्यादा हुआ तो ओवरवेट। अगर 30 प्लस हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओबेस। तो इसमें आपको क्या बताना है? ओवरवेट तो आपका मोर देन 30 हो गया। ठीक है, कितना आ जाएगा इसमें? मोर देन 30 हो जाएगा। ये क्लियर? तो थैंक यू सो मच ये पूरा लेक्चर देखने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके एग्जाम में इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके मिलेंगे। ठीक है।